दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा ऑल माई सन्स। ये 3 एक्ट्स का प्ले है जिसको लिखा है आर्थर मिलर ने। इस प्ले को 1946 में लिखा गया था और इसे परफॉर्म किया गया था जनवरी 29, 1947 में कॉर्नेट थिएटर न्यूयॉर्क सिटी में। दोस्तों ये एक ट्रेजेडी है जिसको ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था और इसकी सेटिंग रखी गई थी द केलर्स यार्ड इन द लेट अगस्त 1946 में। तो आइए दोस्तों अब हम इस प्ले की समरी को देखते हैं। दोस्तों इस प्ले की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो केलर जो कि स्मॉल टाउन में रहते हैं वो अपने घर के बैकयार्ड में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले ही वर्ल्ड वॉर सेकंड समाप्त हुआ है। न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान जो केलर नोटिस करते हैं कि जो पिछली रात को तूफान आया था उसकी वजह से उनके बैकयार्ड में लगे एक एप्पल ट्री को नुकसान हुआ है, यानी कि वो पेड़ लुढ़क गया है। इस एप्पल ट्री को जो केलर और उनकी वाइफ केट ने लगाया था अपने बेटे लैरी केलर की याद में। दोस्तों जो केलर के पास उनका एक पड़ोसी आता है फ्रैंक लूबे। वो जो केलर से कहता है कि मुझे लैरी का होरोस्कोप चाहिए। एक्चुअली मैं 25 नवंबर के वेदर को चेक करना चाहता हूँ और मैंने होरोस्कोप यूज करने की परमिशन आपकी वाइफ केट से ले रखी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लैरी केलर जो केलर और केट का बेटा है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। एक्चुअली 25 नवंबर को वो लापता हो गया था और तब से लेकर अब तक उसका कोई पता नहीं चला है। दोस्तों जो केलर और फ्रैंक लूबे बात कर रहे होते हैं तभी जो केलर का एक और पड़ोसी जिम बेलिस भी आकर उन लोगों से बातें करने लगता है। दोस्तों जो केलर के घर में एक यंग लड़की रहने के लिए आई है एक रात पहले ही। इस लड़की का नाम है एन डीवर। दोस्तों ये एन डीवर जो केलर के बेटे लैरी की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। लैरी के लापता होने के बाद ये एन डीवर उसको बहुत मिस करती है, इसलिए वो अभी पर लैरी के ही रूम में रहती है। दोस्तों जो केलर का एक और भी बेटा है जिसका नाम है क्रिस केलर। क्रिस केलर अपने फादर जो केलर को बताता है कि कल रात को जो तूफान आया था उस वजह से एप्पल ट्री गिर गया है, जिसके बाद केट केलर काफी ज्यादा परेशान है और इस वजह से उनको बहुत रोना भी आ रहा है क्योंकि उस एप्पल ट्री को केट ने अपने बेटे लैरी की याद में लगाया था। दोस्तों केट को अभी भी विश्वास है कि उनका बेटा लैरी जिंदा है और एक दिन जरूर लौट कर आएगा, लेकिन क्रिस और जो इस बात को जानते हैं कि लैरी मर चुका है और उसका लौट कर आना इम्पॉसिबल है। दोस्तों क्रिस अपने फादर जो से कहता है कि मैंने एन को बुलाया है घर पर क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्द ही शादी भी करेंगे। दोस्तों तभी वहां पर केट आ जाती है। वो सभी से कहती है कि मुझे अभी अभी ऐसा लगा जैसे लैरी ने हमारे घर के ऊपर से अपने एयरक्राफ्ट के जरिए उड़ान भरी है और वो मुझे मामा कहकर आवाज भी लगा रहा था। दोस्तों सभी लोग इस बात से अवेयर थे कि केट अपने बेटे की मौत की रियलिटी को हैंडल नहीं कर पा रही है। अब दोस्तों थोड़ी ही देर बाद एन भी आ जाती है यार्ड में और सभी को ज्वाइन करती है। अब दोस्तों ये जिम बेलिस एन के फादर के बारे में पूछता है जो कि अभी जेल में बंद हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि आखिर एन के फादर जेल में क्यों बंद हैं। एक टाइम पर एन के फादर स्टीव डीवर और जो केलर दोनों लोग बिजनेस पार्टनर थे। इनकी फैक्ट्री में एयरक्राफ्ट्स के इंजन मैन्युफैक्चर किए जाते थे एयरफोर्स के लिए। अब दोस्तों एक बार एयरक्राफ्ट की दुर्घटना में 20 अमेरिकन पायलट की डेथ हो जाती है और पता ये चलता है कि किसी ने जानबूझकर खराब इंजन उस एयरक्राफ्ट में फिट कर दिया था और उस इंजन को जो केलर और स्टीव डीवर की कंपनी ने ही बनाया था। और दोस्तों जब छानबीन होती है तो स्टीव डीवर इसमें दोषी पाया जाता है और जो केलर बच जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर दोनों लोग बिजनेस पार्टनर थे तो केवल स्टीव डीवर को ही क्यों सजा होती है। तो इसके पीछे ये रीज़न है कि जिस समय वो खराब इंजन फिट किया गया था उस टाइम पर उस कंपनी में स्टीव डीवर मौजूद था, ना कि जो केलर। इस तरह से स्टीव डीवर के वहाँ मौजूद होने की वजह से उसे सजा मिलती है। और दोस्तों इस तरह से ये पूरा प्ले इसी पास्ट इवेंट पर बेस्ड है। एन के फादर जेल में थे लेकिन इसके बावजूद भी एन क्रिस का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। दोस्तों इस प्ले की एक्ट फर्स्ट के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एन का ब्रदर जॉर्ज उसको कॉल करता है। जॉर्ज अभी अभी अपने फादर स्टीव से जेल में मिलकर आ रहा है। जॉर्ज एन से फोन पर बताता है कि वो जल्द ही उससे मिलने आएगा क्योंकि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब दोस्तों सेकेंड एक्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि जेम बेलिस की वाइफ सुई बेलिस एन से बात करती है उसकी शादी को लेकर। सुई कहती है कि मुझे क्रिस के आइडियाज उतने पसंद नहीं आते। वो एन से ये भी कहती है कि सभी अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारे फादर के साथ साथ जो केलर भी उस दुर्घटना का दोषी था, लेकिन उसकी सजा केवल तुम्हारे फादर को ही मिल रही है। जिम एन के भाई जॉर्ज को स्टेशन पर लेने के लिए जाता है। स्टेशन से लौटने के बाद जिम जो से कहता है कि जॉर्ज बहुत गुस्से में है
और वो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। वो तुमसे बात करने के लिए आया है और साथ ही अपनी बहन एन को अपने घर भी ले जाना चाहता है। दोस्तों जॉर्ज ने अपने फादर की हैट पहन रखी थी। वो सबसे पहले क्रिस से मिलता है और वो दोनों काम के बारे में बात करते हैं। इसके बाद जॉर्ज अपनी बहन एन से मिलता है। वो कहता है कि इन लोगों ने हमारे फादर के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। और जब वो फैक्ट्री में हुई दुर्घटना के बारे में सफाई दे रहे थे तो जो ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। जॉर्ज कहता है कि मैं अभी अभी जेल से लौटा हूँ और डैड ने मुझे बताया कि जो ने ही वर्कर्स को ऑर्डर दिया था उस एयरक्राफ्ट में खराब इंजन लगाने के लिए। और इसके बाद जो ने झूठी बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ले लिया और फिर जब यह दुर्घटना हुई तो उस फैक्ट्री में मौजूद होने की वजह से मुझे दोषी पाया गया। जॉर्ज कहता है कि मैं खुद जाकर जो से बात करूंगा इस बारे में। जॉर्ज को गुस्से में देखकर एन उसे समझाती है। वो कहती है कि गुस्सा मत करो, जो आता है तो तुम उससे बात जरूर करना। तभी दोस्तों वहाँ पर जो आ जाता है। वो जॉर्ज से पूछता है कि तुम्हारे फादर कैसे हैं जेल में, और ये भी कहता है कि जब वो जेल से छूट कर आएंगे तो मैं उन्हें अपने ही प्लांट में जॉब भी दे दूंगा। इस पर जॉर्ज जो को जवाब देता है कि मेरे फादर आपसे नफरत करते हैं और वो हर उस इंसान से नफरत करते हैं जिसने थोड़े से फायदे के लिए मेरे फादर को फंसा दिया, जिसकी वजह से वो आज जेल में है। तभी दोस्तों वहाँ पर जो की वाइफ केट आ जाती है। वो जो के बारे में एक खुलासा करती है कि करीब 15 सालों से जो एक भी बार बीमार नहीं पड़ा है। दोस्तों ये सुनते ही जॉर्ज पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि जिस दिन एयरक्राफ्ट के साथ दुर्घटना हुई थी उस दिन जो ने बीमारी का बहाना बनाया था। इस खुलासे के बाद जो खुद का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। अचानक वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है और कहता है कि मैंने लैरी के होरोस्कोप का इस्तेमाल किया है और मुझे ये पता चला है कि लैरी अभी भी जिंदा है। दोस्तों केट को ऑलरेडी इस बात का भ्रम था कि उसका बेटा लैरी अभी जिंदा है और अब फ्रैंक की बातें सुनकर उसे अपने भ्रम पर और भी ज्यादा विश्वास हो जाता है। जॉर्ज अपनी बहन एन के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्रिस की माँ केट क्रिस को बताती है, मुझे सब पता है कि कैसे तुम्हारे फादर जो ने ही उस एयरक्राफ्ट की शिपमेंट में गड़बड़ी की थी। दोस्तों ये सच्चाई सुनते ही क्रिस एकदम से सन्न रह जाता है और अपने पिता जो के ऊपर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। थर्ड एक्ट में हमें दिखाया जाता है कि क्रिस वहाँ से गुस्से में चला जाता है। केट और जो दोनों शांति से घर में अकेले बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर जिम आता है। जिम केट से कहता है कि वो फिक्र ना करे, क्रिस अभी लौट आएगा। साथ ही जिम केट से ये भी कहता है कि मुझे पता है जो ने क्या गलतियां की हैं अपने पास्ट में। केट जो से कहती है कि क्रिस सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा करता है और सबसे ज्यादा तुम्ही को वैल्यू देता है। इस पर जो भी केट से कहता है कि मैंने आज तक जो भी किया है अपनी फैमिली के लिए ही किया है। अब दोस्तों वहाँ पर एन भी आ जाती है। उसके पास लैरी का लिखा हुआ एक लेटर होता है। एन ने अभी तक इस लेटर को सभी से छुपा कर रखा था। एन केट को भी समझाती है कि अब उसे मान लेना चाहिए कि उसका बेटा लैरी अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्रिस भी वहाँ पर आ जाता है और एन से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं अपनी जिंदगी एक कायर की तरह नहीं जीना चाहता, इसलिए मैं अपनी लाइफ अपने दम पर बनाऊंगा, क्योंकि अब इस सच्चाई को जानने के बाद मैं अपने फादर के बिजनेस में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। क्रिस की बातें सुनकर जो क्रिस के ऊपर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि अगर तुमको लगता है कि ये सारे पैसे मैंने गलत तरीकों से कमाए हैं तो तुम इन पैसों को फेंक सकते हो और अपने फायदे के लिए कभी भी इस्तेमाल मत करना। अपने फादर को जवाब देते हुए क्रिस कहता है कि मैं अंधों की तरह आपके ऊपर भरोसा करता था और आपकी महानता की इज्जत करता था, लेकिन अब आपसे मेरा विश्वास बिल्कुल भी उठ चुका है। अब दोस्तों फाइनली एन लैरी के द्वारा लिखे गए उस लेटर को सभी के साथ शेयर करती है। लैरी ने उस लेटर में लिखा था कि जब मुझे पता चला कि 20 पायलट्स की डेथ हो गई है और उन सभी की मौत की वजह मेरे खुद के पिता हैं, इसलिए मैं इस शर्मिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ और अब मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। दोस्तों अभी तक सबको ये लगता था कि लैरी या तो लापता हो गया है या तो उसका प्लेन क्रैश हो गया था, लेकिन सच्चाई ये थी कि लैरी ने सुसाइड किया था। दोस्तों इस सच्चाई को जानने के बाद जो कहता है कि लैरी के साथ साथ वो सभी पायलट्स भी मेरे बेटे जैसे थे। इतना कहते ही चुपचाप वो अंदर जाता है और खुद को गोली मार लेता है। दोस्तों इस प्ले के एंड में केट रोती हुई क्रिस को समझाती है कि घर में हुई इस तबाही को क्रिस भूल जाए और अपनी जिंदगी को आगे जिए।